तजुर्बा बांग्लादेश के साथ ये है कि मैं बांग्लादेश आर्मी के साथ यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशंस में मैंने सर्व किया है और कुछ साल पहले 2-3 दफे मैं ढाका गया हूं बांग्लादेश आर्मी के इनविटेशन पे और ढाका यूनिवर्सिटी के इनविटेशन पर भी। तो काफी मुझे अवसर मिला बांग्लादेश की सोसाइटी को और बांग्लादेश की आर्मी और पॉलिटिक्स को समझने का। तो मैं समझता हूं कि जो इसका कारण है, जो अभी जो क्राइसिस बनी हुई है, उसका यह है कि शेख हसीना वाजेद जो अवामी लीग की हेड भी हैं और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, वो तकरीबन 20 साल उन्होंने इस बांग्लादेश के ऊपर रूल किया है। 15 साल से तो वो लगातार है। इस 15 साल में बेशक ये इसमें कोई हिचकिचाहट के साथ नहीं मैं कहता हूं कि उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल एनवायरनमेंट की बहुत बढ़ोतरी की है। 25 मिलियन लोग यहां पर पॉवर्टी से ऊपर उभर आए हैं। मगर जो मेरी बातचीत हो रही है बांग्लादेश के स्कॉलर्स के साथ, एनालिस्ट के साथ, उनका विचार यह है कि डेमोक्रेसी को जिस तरह से सब्जुगेट किया गया है, नॉन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, यानी मतलब इलेक्शन भी अगर करे मगर उस इलेक्शन में कोई शिरकत ना करे, इस तरह के इलेक्शन जो एक नाम के लिए हैं और सिर्फ एक खिताब देने के लिए कि इलेक्शन हुआ है, इस तरह के इलेक्शन पिछले 3 इलेक्शन हुए हैं बांग्लादेश में। कोई ऑपोजिशन को टॉलरेट नहीं किया है। इसकी वजह भी है, शेख हसीना वाजेद जो हैं वो शेख मुजीब की बेटी हैं और शेख मुजीब बंगा बंधु जिनको कहा जाता है, वो शिकार बने अपनी ही फौज के 1975 में 15 अगस्त को, तकरीबन 4 साल के बाद जब से बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ। और इसका सस्पेशन जो था, और सस्पेशन क्यों, तो कंफर्म बात है कि जो लोग ढाका में या बांग्लादेश में जो खिलाफ थे, भारत के खिलाफ थे, बंगा बंधु के खिलाफ थे और जो पाकिस्तान आर्मी के साथ थे, उन लोगों ने मिलकर और उनकी हत्या की थी। तब से शेख हसीना जो उस वक्त नहीं थी मौजूद बांग्लादेश में, वो भारत आई और भारत के साथ उनके खास तौर पे बड़े गहरे संबंध रहे। इसकी वजह से कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि शेख हसीना की इतने गहरे संबंध थे भारत के साथ, शायद कुछ बांग्लादेश की आवाम में अनबन रही है। बांग्लादेश की आवाम जो है वो बरखिलाफ आवाम है, वो नहीं समझती कि भारत को और बांग्लादेश को इतना करीब एक दूसरे के होना चाहिए। वो जरा और इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं। ये सब बातें आई हैं और जिसकी वजह से जब खास तौर पे जो ट्रिगर इस क्राइसिस के लिए हुआ है वो है एक कोटा सिस्टम। जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था तो बंगा बंधु ने 30% फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा बनाया था कि सिविल सर्विसेज में और साथ में पब्लिक सेक्टर के अंदर ये रिजर्वेशन किया जाए। वो लगातार तब से बना हुआ है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था, या डिमांड के ऊपर वो रद्द किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था मगर सरकार ने किया था। और 2024 में अभी हाल ही में जून में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टोर कर दिया। अब शेख हसीना खुद नहीं चाहती थी कि ये कोटा सिस्टम चले, और जो वहां के स्टूडेंट्स हैं वो भी नहीं चाहते थे कि ये कोटा सिस्टम चले, क्योंकि बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही है बांग्लादेश के अंदर। ये तो अजीब बात हुई है कि दोनों सरकार और स्टूडेंट बॉडीज दोनों चाहते थे कि ये कोटा सिस्टम को रद्द किया जाए, मगर इसके बावजूद ये बवाल मचा है। इसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि कुछ अलग बाहर के एलिमेंट्स, इंटरेस्टेड पार्टीज, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के साथ जो कट्टरपंथी इस्लाम को खास तौर पे मानते हैं, वो बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी इस्लाम को लाना चाहते हैं। उनकी शायद ये एक तजवीज थी
कि इस एजिटेशन को इस्तेमाल किया जाए और ताकि शेख हसीना को गिराया जाए, अपने तख्त से गिराया जाए। और यही बात हुई है और अब वहां पर काफी बवाल मचा हुआ है। अभी तो स्थिति ऐसी है कि वक्त लगेगा थोड़ा, क्योंकि 20 साल 15 साल के बाद ऐसी स्थिति आई है, वक्त लगेगा कंट्रोल दोबारा लाने के लिए। बांग्लादेश की फौज लगी हुई है, मगर बांग्लादेश की फौज नहीं चाहती कि किसी तरह से हिंसा हो या वो हिंसा के खिलाफ कुछ को कुछ कार्रवाई करनी पड़े, जिससे कि बाद में स्थिति और ज्यादा मुश्किल हो जाए। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये अंदरूनी मामला कुछ हद तक इसके अंदर दखलंदाजी बाहर से भी हुई है। इसकी वजह है कि ये भारत के सिक्योरिटी मैट्रिक्स में एक अंग है, एक फ्लैंक है, और जो भी भारत के खिलाफ एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर पे पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वॉर चला रहा है कश्मीर में, वो भी चाहता है कि किसी न किसी तरह से भारत को घेरे रखे, अपनी इन्फ्लुएंस से घेरे रखे। चीन उसके साथ है। चीन भी बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बांग्लादेश की फौज के पास इक्विपमेंट जो है वो ज्यादा चीन का इक्विपमेंट है, तो चीन की भी इन्फ्लुएंस है यहां पर। और चीन और पाकिस्तान को मिलकर शायद वो चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बनाए ताकि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इसमें कुछ हद तक जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उसके अंदर बाधा पड़े। सो दैट इज द पॉसिबिलिटी। मैं समझता हूं कि ये एक्सटर्नल एजेंसीज होंगी जिन्होंने शायद कुछ इसके अंदर शिरकत की है, और ये कंडीशंस जो हैं, जो लोकल कंडीशंस मौजूद थे, जो आए सामने, उनका फायदा उठाने की कोशिश की है। भारत के लिए जहां तक सिक्योरिटी का मामला है, मैं समझता हूं कि जी हां, पिछले 15-20 साल से हमारी सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट की खास तौर पे इसके ऊपर बनी हुई है कि बांग्लादेश स्थिर था, हमारी पास उनके साथ संबंध बहुत मजबूत थे। अब भारत को दोबारा देखना पड़ेगा इसकी तरफ। मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा तरीका भारत के लिए है वेट एंड वॉच। कोई कार्रवाई ऐसी ना करें जिससे कि सिचुएशन में, स्थिति में कोई खास बदलाव आए इमीडिएटली। बांग्लादेश आर्मी के साथ जो इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, उनके साथ लगाव रखा जाए, और वो रखा भी जा रहा है, मुझे कोई शक नहीं इसके बारे में। हमारे संबंध बांग्लादेश आर्मी के साथ बहुत अच्छे हैं। दोनों फौजों ने बहुत खास तौर पे ऑपरेशंस बाहर के देशों में साथ साथ किए हैं। हमें थोड़ा पॉलिटिकल आउटरीच करना पड़ेगा, एक सोशल आउटरीच करना पड़ेगा बांग्लादेश की आवाम के साथ, ताकि ये साबित किया जाए कि भारत का इंटरेस्ट जो है वो बांग्लादेश की आवाम की स्थिरता में है और उनकी बढ़ोतरी में है। ये जब परसेप्शन बन जाएगा बांग्लादेश के अंदर, तो मैं समझता हूं भारत के लिए ये फ्लैंक जो है, हमारा ईस्टर्न फ्लैंक जो है, ये बहुत मजबूत बन जाएगा। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। इनके साथ मैंने कुछ हद तक काम भी किया है। यूनाइटेड नेशंस में, मोजाम्बिक में और रुवांडा में रहा हूं। इनके पास मैं लेक्चर्स के लिए भी गया हूं, इनके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो काफी करीबी से बांग्लादेश आर्मी को देखा है। बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग आर्मी है, और मैं नहीं समझता कि वो कुछ जल्दबाजी के कदम रखेंगे। उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी बांग्लादेश की बहुत अच्छी तरह से संभाली है। मुझे याद है 2015-16 में जब इस्लामिक स्टेट की काफी थ्रेट बन रही थी बांग्लादेश के अंदर, तो किस तरीके से बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर, खासतौर पे बांग्लादेश इंटेलिजेंस ने मिलकर और आईसिस को, दाइश को न्यूट्रलाइज किया था। तो मुझे कोई शक नहीं इसके बारे में कि बांग्लादेश आर्मी इसको बड़े काबिल तरीके से और स्टेबल तरीके से देखेगी, कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। और साथ में हमारे तरफ, भारत के तरफ बांग्लादेश की फौज हर वक्त देखेगी कि
भारत उसका मित्र है और हमारे लिए सिर्फ भारत बांग्लादेश की बढ़ोतरी जो है वो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में है। I am Lieutenant General Ata Hasnan, formerly the Corps Commander of the Kashmir Corps. My experience of Bangladesh is that I have served with the Bangladesh Army abroad in the United Nations, in Mozambique and Rwanda, two major missions in which the Bangladesh Army was in fair strength. I have visited Dhaka at the invitation of the Bangladesh Armed Forces, the Army, the Bangladesh Intelligence Services, and also gone there to speak at a couple of think tanks. So I do know Bangladesh reasonably well. My observation on why this current crisis has occurred. Well, the immediate crisis, we are aware, is primarily because of a thing called a quota system, which dates back to 1972 when the Banga Bandhu gave out a 30% quota for the wards of those freedom fighters who were particularly killed or others who served during the War of Independence. This quota system continued till 2018 when because of mounting lack of jobs and unemployment, it was done away with by the government voluntarily, under a lot of pressure but voluntarily. 6 years later, in 2024, the Supreme Court of Bangladesh has restored this and made it a 5% quota. Now, the students were up in arms against this. The Bangladesh government itself has actually taken up cudgels against this system. But despite being on the same side of the argument, we find an awkward situation where the students were in confrontation with the Bangladesh government. That obviously leads you to one conclusion, that there was some kind of an external factor which has entered into this. And we are aware that Bangladesh is a country which is very crucial to India. And therefore, anything which happens here, anything in terms of instability, will only contribute to a threat to India's own stability and India's national security. So obviously, those who are ranged against India, those nations on our flanks which are ranged against us, are the ones who are obviously interested in carrying out this kind of an interference. The last point on this issue is that Bangladesh has got a history of a running fight between the radical elements and the more pragmatic secular elements within the country. This is an attempt perhaps by the radical elements to try and gain preponderance over those who promote the more secular and more liberal form of governance. Yes. In terms of the potential threat to India, well, India's foreign policy is based very largely on our neighborhood first policy. And within the neighborhood first policy, I think we give a tremendous amount of priority to Bangladesh. Leave out Pakistan, the rest of South Asia. We know this is the most populous country. We have had a hand in its own independence. We've had a close relationship, although a very close political government-to-government relationship. Somehow the people-to-people relationship sometimes has been questioned because of India's support to the government and the Bangladesh government, particularly in the last 15 years, not having been completely democratic in its outlook. And this has been the prime reason why there has been concern about this relationship which exists between the government-to-government level and not so much at the people-to-people level or the government-to-people level. The threats which can emerge, obviously this is a 4,000-kilometer border, the longest border that India enjoys with any country. We don't want any kind of instability here. We don't want internal instability in Bangladesh. Last time we know, in 1971, what happened? The outflow of almost a million, more than a million refugees who came out, led directly to the war with Pakistan. We are also concerned about the possible movement of minorities from this area, the kind of treatment which could be meted out to these minorities if a wrong kind of a anti-Indian element comes into power in Bangladesh. We are also concerned about the security, stability
of the Northeast, the infrastructure which supports the Northeast, with which we have had a lot of cooperation with Bangladesh. So all this is a matter of major concern because our Northeast is hugely dependent on the status of our relationship with Bangladesh. Now, in terms of our relationship with the Bangladesh Army, which is such an important element in this entire game, I would say the two armies have enjoyed a very good service-to-service relationship. We have served in the United Nations, we served in New York, our officers know each other fairly well. We have regular visits to each other's countries, we have a military-to-military cooperation. So I don't foresee any problem on that front. If the Bangladesh Army has to be in control over the next couple of years, we've experienced that also before. So the government of India has had experience of dealing with the army when it is in political authority in Bangladesh. I think largely the Bangladesh Army itself is a stable, a secular, liberal element which would not want to see mainstream Bangladesh get radicalized in any form. They are the ones who have been the bulwark, who have resisted the march of the radical elements within Pakistan. And I dare say, I'm quite certain that the possibility of Pakistan exploiting the current situation to try and influence the Bangladesh army is likely to be resisted to a great extent by the army itself.